सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की एक रैली में क्या बयान दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक देश के गृह मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या देश का गृह मंत्री उत्तराखंड में अपने काम के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी? मैं जानता हूं कि आपको तीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलने पड़े थे। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री को नमाज हिंदू मुसलमान का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनिए। मेरा काफिला रुक गया था तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। आप जानते हैं सबसे अफसोस की बात क्या है? सबसे अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है ना, वो अमित शाह की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने देश को एकजुट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज बुलंद की। और आज अमित शाह इस तरह के बयान दे रहे हैं चुनावों से ठीक पहले। सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों, यह वीडियो देखिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय एकता की शपथ ले रहे हैं। आइए उसके कुछ 20 सेकंड सुनते हैं। काश देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी इस शपथ को ही याद रखते। सुनिए। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, अमित जी, क्या वजह है कि उत्तराखंड में 5 साल, उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार होने के बावजूद आपको फिर वही नमाज हिंदू मुसलमान का सहारा लेना पड़ रहा है? और बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो क्या कह रहे हैं आपको दिखाता हूं साहब। एनडीटीवी की खबर है, अगर तालिबान ने भारत की तरफ कदम बढ़ाया तो एयर स्ट्राइक तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का नाम लिया कि तालिबान आएगी तो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चीन ने हमारे 21 सैनिक मार दिए। योगी आदित्यनाथ ये क्यों नहीं कहते कि चीन आगे से हिमाकत करेगा तो हम बीजिंग में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? बताइए, यह बात क्यों नहीं कही आपने? तालिबान अफगानिस्तान में पड़ा हुआ है, वो कहां आ जाएगा यहां भारत? मगर उससे भी बड़ी बात, चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री भी चीन का नाम लेने से डरते हैं। योगी आदित्यनाथ भी चीन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तालिबान का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं तालिबान का जिक्र करूंगा और हिंदू जो है वो घबरा जाएगा और फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूं, और क्या चाहता हूं? यही तो सारा प्लान है। सही या गलत बताइए मुझे। योगी ने कहा मोहम्मद गौरी और आक्रांता गाजी के अनुयायी वोट बैंक के भय से हिंदू रक्षक महाराजा सुहेल देव के नाम से डरते हैं। इनको भय है कि सुहेल देव का स्मारक बनने के बाद लोग गाजी को भूल जाएंगे और जनता राजनीतिक ब्लैकमेलरों को कूड़े में फेंक देगी। इसी भय से वे राष्ट्रीय रक्षक सुहेल देव के स्मारक का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं। योगी जी से मेरा एक सवाल, 5 साल थे आपके पास, सुहेल देव का स्मारक आपने 5 साल पहले क्यों नहीं बनवाया? किसने रोका था आपको? और योगी जी उसी टूल किट का अनुसरण कर रहे हैं। आपको याद होगा एक रैली में उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था कि अब तक विकास जो है उन लोगों तक पहुंच रहा था जो लोग अब्बा जान करते थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब
कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। यह सब क्या बतला रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों की राजनीतिक रूपरेखा तैयार है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इन कौन से मुद्दों से बचने का प्रयास कर रही है बीजेपी, तो आपको देखना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर यह अहम खबर दोस्तों, नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा कॉफर्स, 21 स्टेट्स इन द रेड। खबर क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है वहां के अनस्किल्ड वर्कर्स को। क्या आप जानते हैं हमारे खजानों में मनरेगा के लिए पैसे ही नहीं बचे? और जैसा कि आप इस आर्टिकल के इस मैप में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी बहुत बुरी हालत है। वहां बस कुछ पैसे बचे हैं, मनरेगा के लिए कोई पैसा नहीं है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इन मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं और मेरा सवाल इनके भक्तों से है, क्योंकि हिंदू धर्म की वाहवाही के चक्कर में हम लोग इस्लाम को गाली देते हैं, ईसाई धर्म को गाली देते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री रोम में थे, ये देखिए, रोम के पोप को गले लगाते हुए, और यही नहीं, ईसाई धर्म ग्रंथ को अपने माथे से लगाते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या वजह है, मैं समझ नहीं पाता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब विदेशी जमीन पर होती है तो ईसाई धर्म ग्रंथ के सामने अपना सिर झुकाती है, मगर जब भारत में होते हैं तो वोट्स के लिए आप दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं। क्या यह बात आपके हजम होती है? और फिर मैं आपको बताता हूं किन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे थे? देश के गृह मंत्री अमित शाह यह कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश की यह हालत है कि गहनों से लदी लड़की जो है वो रात को 12 बजे निकल सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पहले अमित शाह ने कहा क्या था वो सुनिए, फिर मैं आगे चलता हूं। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। अमित जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस खबर की ओर। इस लड़की की पहचान मैंने गुप्त रखी है। इसका नाम श्रद्धा है और आप जानते हैं इसका सुसाइड नोट है। इसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पुलिस इसको परेशान कर रही थी। इसने क्या लिखा है? पापा मम्मी, मेरे सुसाइड की वजह विवेक गुप्ता, आशीष तिवारी, एसटीएफ हेड लखनऊ और अनिल रावत, पुलिस फैजाबाद, ये 3 हैं। आई एम सॉरी फॉर इट। पुलिस ने इस लड़की को इतना परेशान किया, इसने आत्महत्या कर ली। और ये पहली बार तो है नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हाथरस के अंदर रातों रात इन्होंने उस गुड़िया का शव जला दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार यह मानने को ही नहीं तैयार थी कि उसका बलात्कार हुआ है। आपको याद है लॉ एंड ऑर्डर एडीजी का बर्ताव, आपको याद है हाथरस के डीएम का बर्ताव, जो उस परिवार को धमका रहे थे कि आज तो मीडिया है, कल क्या करोगे। बात यहां नहीं रुकी है। एक और मिसाल देता हूं मैं आपको, उन्नाव की। कुलदीप सिंह सेंगर याद है? इस शख्स ने बलात्कार किया था एक मासूम का। जब पुलिस स्टेशन गए थे लोग शिकायत करने, उसी पुलिस स्टेशन में इनके पिता को मार दिया गया। बात वहां नहीं रुकी। अगले 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सिंह सेंगर पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। नतीजा यह हुआ 2 साल के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगा कि उन्होंने उसके पूरे परिवार का लगभग सफाया कर दिया रहस्यमय हालात में। आज जब आप कहते हैं अमित जी कि गहनों से लदी लड़की जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा सकती है, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूं।